तो एवं मेरे छात्रों सभी को राम राम। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज हम लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को जो टॉपिक है उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वह इनसे पहले वाले जो हमारे पार्ट है उनको अवश्य एक बार देखेंगे, तब आपकी समझ में ये पार्ट आएगा। तो यहाँ हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक कौन सा था। तो टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय। और ये टॉपिक क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को जानने के लिए उसके बारे में जनरल नॉलेज का होना अति आवश्यक है। तो ये एक हमारे भारत के बारे में आपको जनरल सी नॉलेज थी, उसका एक सामान्य सा परिचय था जो मैंने आपको 4 या 5 एपिसोड के माध्यम से उपलब्ध कराया। तो आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी भारत की तटीय और स्थलीय सीमाओं की। आज हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा की भारत में स्थिति। भाई कर्क रेखा की भारत में जो क्या स्थिति है, तो ये कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि यार कर्क रेखा होती क्या है। देखो कर्क रेखा क्या होगी, तो स्टार्टिंग का जब आप लोग पहला पार्ट देखेंगे तो वहां मैंने बताया भी था कि हमारी पृथ्वी जो है इसके केंद्र से अगर मैं किसी भी स्थान का कोणीय मान निकालता हूं, कोणीय मान क्या होगा, देखो भाई कोणीय मान होता है, मान लो ये कोई ए स्थान है और ये कोई बी स्थान है। ये दोनों स्थान पृथ्वी के केंद्र के साथ एक निश्चित डिग्री का कोण बना रहे होंगे। ये बात जब ये दोनों स्थान पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाएंगे, यदि मान लो ये दोनों स्थान पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। और यदि दोनों 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं तो आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि बताओ इनके समानांतर जितने भी स्थान होंगे इस लाइन में, वो सभी स्थान पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यार वो भी 23.5 डिग्री का ही तो कोण बनाएंगे। जब वो भी 23.5 का बनाएंगे तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर समान कोणीय दूरी के स्थानों को, कोणीय दूरी कैसी होनी चाहिए, समान। यदि समान कोणीय दूरी के स्थानों को और यार पूर्व से पश्चिम की ओर मिला दिया जाए तो जो बनने वाली रेखा खंड होता है। अब मैथ के बारे में याद करो, देखो दो चीजें होती है मैथ में, एक रेखा होती है, एक रेखा खंड होता है। आपने पढ़ा होगा जैसे कि जब हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि एक तो बात करेंगे हम लोग रेखा के बारे में, लाइन जो होती है, और एक बात हम लोग करेंगे वृत्त के बारे में। आपसे साधारण सा सवाल आता है मैथ के अंदर कि रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं का या कितने तथ्यों का होना अनिवार्य है, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए जब हम रेखा खींच सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए जब वृत्त खींच सकते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो काफी सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ 2 बिंदु दिख रहे हैं, जब तक आपके पास 2 बिंदु नहीं होंगे आप रेखा का निर्माण नहीं कर सकते। अब 2 से तो अधिक कितने भी हो सकते हैं, इस पर 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, अनंत बिंदु भी हो सकते हैं रेखा खींचने के लिए। जब मैथ में पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। वृत्त के लिए क्या होता है, तो जब तक आपके पास एक बिंदु नहीं होगा तब तक आप वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वृत्त के बारे में और रेखा के बारे में। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यदि पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा खंड होता है, उसी रेखा खंड को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा जो कहलाती है, यदि यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री हो, तो अगर यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री है तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, तो यहां आंसर आएगा, इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। तो ये तो मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया। और भी डिटेल हम पढ़ेंगे अक्षांश जब पढ़ेंगे अलग से, तब के अक्षांश कैसे क्या खींचते हैं हम लोग और अक्षांशों का क्या उपयोग होता है और कौन कौन से अक्षांश है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये मैंने सिर्फ आपको ये कर्क रेखा के बारे में बताया कि कर्क रेखा जो है वो कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी के स्थानों को
मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाने वाला रेखाखंड ही हमारा क्या कहलाता है, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ ये रहे हैं कि कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा की भारत में क्या अवस्थिति है, कर्क रेखा जो है ये भारत में किस तरीके से गुजरती है और इसकी भारत के अंदर क्या अवस्थिति है, हम लोग इस चीज की बात करेंगे। तो कर्क रेखा की भारत में क्या स्थिति होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा भारत में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और इसकी क्या स्थिति है। देखो इधर सभी, तो कर्क रेखा की अगर हम लोग भारत में स्थिति जानेंगे तो भारत में इसकी क्या स्थिति है, तो भारत में स्थिति अगर हम लोग बात करें तो देखो एक बार इधर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और अक्षांश है, मैंने आपको पढ़ाया था भारत के सबसे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, भारत के सबसे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब एक बात तो हमारी क्लियर हो ही जाती है, और वो बात कौन सी क्लियर होती है, देखो बात क्लियर होती है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरेगी। यानी कि भारत से होकर क्यों गुजरेगी, क्योंकि 8 डिग्री से उच्च अक्षांश और 37 डिग्री के निम्न अक्षांश, सभी अक्षांश भारत से होकर गुजरते हैं। तो इसका मतलब है 23.5 डिग्री 8 डिग्री से तो अधिक है और 37 से 6 मिनट से क्या है, कम है, तो ये भारत से होके गुजरेगी। जब भारत से होके गुजरेगी तो देखो कहते हैं ना कि हंसते रहा करो, हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सी जिंदगी की परेशानियां कम हो जाती हैं। इसलिए ऑलवेज कीप स्माइल के साथ आप लोग इन चीजों को पढ़ो, और किसी को ये प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, क्योंकि आपकी परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता है, वह परेशानी आप स्वयं ही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये वही चीजें आपको उपलब्ध हो रही हैं जिनसे आपकी ये छोटी मोटी चीजों की कमियां जो है वो दूर हो जाएंगी। अब देखो छोटी छोटी बारीक सी चीजों को मैं आपको बताते चल रहा हूं जिससे कि आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं हो रह जाएं। अब हम लोग यहाँ बात करें, यदि माना मैंने 23.5 डिग्री रेखा इधर से होकर के और गुजार दी, ये रेखा आपकी 23.5 डिग्री और कौन सी रेखा हो जाएगी, तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। अब ये रेखा भारत से होकर के गुजर रही है भाई। अब हम लोग यहां बात करते हैं कि इस पर साधारण सा सबसे सरल सवाल कौन सा बन सकता है, फिर कठिन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखो सबसे सरल तो यही बनेगा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। आंसर आपका क्या होना चाहिए, कर्क रेखा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटेगी, तो 2 भागों में कौन सी रेखा बांटेगी, तो ये भाग कहलाएगा कौन सा, दक्षिण भारत, और ये भाग कहलाएगा आपका कौन सा, उत्तर भारत। ये भाग मैंने दक्षिण भारत और ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर भारत। और जैसे ये दोनों नाम लिख दिए तो सवाल तो बन गया कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा काटेगी। आंसर होगा आपका कर्क रेखा काटेगी। कौन सी रेखा काटेगी, कर्क रेखा। अब हम लोग बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। भाई ये भी तो सवाल आ सकता है, कितने राज्यों से, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इसका आंसर अभी हम लोग बाद में देंगे। अभी ये सोच लेते हैं, हमें ये नहीं पता है कितने राज्यों से गुजरती है, लेकिन जब हम लोग राज्य पढ़ लेंगे तो शायद ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग से आपसे कह रहा हूं, धैर्य रखते चलो, सारी चीजें क्लियर होंगी। आप लोग कुछ ये जो कमेंट कर रहे हैं ना कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, सर वो टॉपिक पढ़ा दो, आपको मैं ज्योग्राफी एक तरफ से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हम अपनी क्लास का टाइम भी बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने 15 मिनट की क्लास डाली थी, आज की जो क्लास है, और जैसा कि आपने कल की क्लास पढ़ी होगी वो 50 मिनट की क्लास थी, और शायद आज की क्लास उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं धीरे धीरे आपसे कोशिश करूंगा कि आपका जो क्लास का टाइम है वो 1 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। तो आप लोग भी इसी बीच थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि लाइव देखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करो, है ना, जिससे कि
टीचर के पढ़ाने का मनोबल क्या है, बढ़ता रहता है। अब वापस लौटेंगे हम लोग। देखो यहाँ देखते हैं कितने राज्यों से। सबसे पहले मैं राज्यों की बात करता हूं मेरे भाई। तो राज्यों की कैसे बात करेंगे, देख पहला राज्य, यहां पर राज्य कौन सा होगा, तो तुरंत वहां राज्य लिख देते हम लोग। अरे यहाँ राज्य कौन सा होगा, राज्य होगा गुरुजी गुजरात। कौन सा राज्य होगा, गुजरात होगा। इसका मतलब है आपसे अगर सवाल ये पूछेगा, अभी हम लोग बात करेंगे कि सवाल कैसे पूछेगा गुजरात पर भाई। तो सवाल कैसे पूछेगा वो भी मैं राज्य लिख लेते हैं, उसके बाद में सवाल भी बताऊंगा। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो आगे बढ़ने पर आपको राज्य कौन सा मिलेगा, आप तो राज्य मिलेगा मारो राजस्थान। कौन सा मिलेगा भाई, राजस्थान। गुजरात के बाद यह रेखा कौन से राज्य में जाएगी, तो गुजरात में, राजस्थान में पहुंचेगी। अब राजस्थान के बाद कौन सा मिलेगा, तो राजस्थान के बाद आपको राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य मिलेगा भाई, मध्य प्रदेश। अब देखो यहां से ये आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा राज्य होगा, आपको याद रखना है कि सन 2000 में ऐसे कौन से दो राज्यों का गठन हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश से नहीं बने थे। फिर से समझना है, कौन से राज्यों का गठन हुआ था जो उत्तर प्रदेश से नहीं बने थे। आप तुरंत ध्यान आ जाएगा आपको। कैसे ध्यान आएगा, देखो कि सर एक तो बना था मध्य प्रदेश में से, आप आंसर देंगे कौन सा बना था, आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा होगा, छत्तीसगढ़। मैंने क्या कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि सन 2000 में 3 राज्य बने, एक उत्तर प्रदेश में से बना था। अगर उसको छोड़ के कौन से बने, तो आंसर आपका एक आ गया कि सर मध्य प्रदेश में से बना था छत्तीसगढ़। तो यहां से होके गुजरेगी। अब छत्तीसगढ़ के साथ कौन बना, तो इसका एक जुड़वा भाई था, और वो कौन सा था, तो आपका आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, झारखंड। कौन सा आएगा, झारखंड। कौन सा राज्य आ गया, झारखंड आ गया। आगे अगर हम लोग बात करें कि आगे कौन से राज्य में यह रेखा जाएगी, तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे जाने पर यह रेखा कौन से राज्य से गुजरेगी, तो आपका आंसर होगा ओडिशा। कौन सा राज्य होगा, ओडिशा। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ओडिशा नहीं जाएगी, ओडिशा नीचे है ना। कौन से राज्य में जाएगी, तो यहां जाएगी ये पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में जाएगी, पश्चिम बंगाल। देखो इधर से फिर एक बार, सबसे पहले गुजरात में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब कौन से राज्य में जाएगी, तो देखो यहां बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद क्या है, तो बांग्लादेश के बाद देखो यहां अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक छोटा सा भारत का राज्य है, और उस राज्य का नाम क्या है, तो उसका नाम है भाई त्रिपुरा। कौन सा राज्य होगा, त्रिपुरा। तो इससे होकर के भी ये रेखा गुजरेगी। त्रिपुरा के बाद ये कौन से राज्य में जाएगी, तो देखो त्रिपुरा के बाद ये लास्ट जो राज्य है वो कौन सा होगा, मिजोरम। अब देखो हम लोग बात करें, आपसे मैं ये पूछूं कि बताओ भाई कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर अब आ जाएगा। देखो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो देखो हमने क्या देखा, गुजरात से गई थी ये। गुजरात के बाद ये कौन से राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आंसर आ गया होगा। आंसर कितना होगा, तो कितने राज्यों से, आंसर आएगा सर 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, आंसर आएगा सर कर्क रेखा 8 राज्यों से होके गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरेगी भाई। अब देखो सवाल क्या है, यहां तक की चीजें तो आपको किताबों में मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा समय के अनुसार, थोड़ा लॉजिक के अनुसार यहाँ सवाल बनाता हूं। देखो सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। पहला सवाल, कर्क रेखा सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है। और सेकंड सवाल क्या होगा, मेरे ढक्कन तो देख, इधर देख, दूसरा क्या होगा, दूसरा सवाल होगा कि कर्क रेखा अंत में किस राज्य से भारत से बाहर होती है।
भारत से बाहर किस राज्य से होगी और भारत में प्रवेश किस राज्य से होगी। इस मैप के बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही था मेरा। मैं आपको इसकी ट्रिक भी लिखा सकता था, ट्रिक से आप याद कर सकते, लेकिन सवाल घुमा दिया, फिर आप लोग कहेंगे कि सर ने ये तो बताया ही नहीं था। क्योंकि पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब ट्रिक में बताऊंगा तो वहां क्रम आवश्यक नहीं है कि वो क्रम ही होगा, लेकिन बेटा ये क्रम है, ये क्या है, ये क्रम है। आपको ये हमें पता है कि सबसे पश्चिम में गुजरात है तो है, हमें पता है कि सबसे पूर्व में मिजोरम है तो है। और अभी मैंने यहां क्या बताया था कि यदि पृथ्वी पर कोई भी रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएगी, किधर खींची जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएगी तो एक बात तो निश्चित है कि ये रेखा भारत में पूर्व से प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले प्रवेश किस राज्य में करेगी, मिजोरम में, और भारत से बाहर कहां से होगी, गुजरात से। सवाल ये हुआ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे ये पूछेगा कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर, सर्वाधिक नजदीक शहर या राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर या राजधानी कौन सी है। तो यार ये भी देख लो कौन सी होगी, तो आपको आंसर देना होगा रांची। कौन सा होगा, रांची। ये कौन से राज्य की राजधानी है, झारखंड। सर्वाधिक नजदीक। इसके बाद कर्क रेखा पर और क्या बन सकता है, और देख लो भाई, कर्क रेखा राजस्थान में, कर्क रेखा राजस्थान में जब गुजरती है तो आपको सवाल पूछ सकता है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये राजस्थान के कितने जिलों में होकर के गुजरेगी। तो यह इसका आपको आंसर देना होगा कि राजस्थान के केवल 2 जिलों में से होकर गुजरती है। जिले कौन से होंगे, देखो एक जिला होगा जिसका नाम क्या है, बांसकावाड़ा यानी बांसवाड़ा। अगला कौन सा होगा, अगला आंसर देना होगा आपका डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा सवाल, आरपीएससी ने सवाल पूछा था सबसे पहले और रिट भी लगी थी। पूछा क्या था, देख भाई, पूछा ये था कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। अभी मैंने आपको अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ाए, लेकिन एक बात अवश्य बता देता हूं, ये जो रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेज की हुई बातें होती हैं, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। आज आप ढूंढने निकल जाओ कि 23.5 डिग्री क्या मध्य प्रदेश में मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। माना गया है कि यहां से होकर के ये रेखा गुजरती है, लेकिन फिर भी राजस्थान ने माना, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई आंसर होगा 26 किलोमीटर। कितनी होगी, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी, 26 किलोमीटर। यहां तक की बातें क्लियर। एक बार देखो मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ रिवाइज करेंगे सभी, है ना। रिवाइज क्या करना है, हमें पढ़ना है कर्क रेखा की भारत में स्थिति। हमने देखा कर्क रेखा पृथ्वी के केंद्र से जिसे प्रत्येक स्थान के 23.5 डिग्री के कोणीय मान वाले स्थानों को आपस में पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जिस कारण यह भारत को 2 भागों में क्या करेगी, विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। सवाल पूछेगा, देखो यही मैं एक और डाउट कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। एक तो कर्क रेखा ने 2 भागों में विभाजित किया, एक भाग अभी हम लोगों ने देखा क्या कहलाया, उत्तर भारत। एक भाग हमने देखा क्या कहलाया, दक्षिण भारत। एक डाउट जो था वो भी देख लो, एक पूछता है कि भारत को 2 भागों में कौन सा पर्वत विभाजित करता है, तो पर्वत का जब नाम आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा।
कर्क रेखा भी करती है और विंध्याचल पर्वत भी दो भागों में भारत को बांटने का कार्य करता है। आंसर दोनों सही है, जैसा ऑप्शन में होगा, जैसा आपसे पूछा गया होगा वैसा आपको आंसर देना होगा। अब देखो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी, आंसर दिया आपने 8। भाई सबसे पश्चिम में कौन से राज्य में, गुजरात में। सबसे पूर्व में कौन से राज्य से प्रवेश, मिजोरम से। कुल कितने राज्यों में, 8 राज्यों में। कौन कौन से, सबसे पहले हमने देखा कौन सा हुआ, मिजोरम। उसके बाद कहां जाएगी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कहां आएगी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड। झारखंड के बाद ये कहां जाएगी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये कहां पर आएगी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहां आएगी, राजस्थान। और राजस्थान के बाद ये कहां पर आएगी, गुजरात। तो इस तरीके से कर्क रेखा भारत से होकर के क्या होती है, गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा होगा, राजधानी कौन सी होगी, रांची। किसकी है, झारखंड। अब एक सवाल आपका, ये कमेंट करके सभी बताएंगे ना। कोई भी स्टूडेंट यहां, जैसा कि मैं कमेंट में देख रहा हूं, आप लोग आपस में ज्यादा बातें मत किया करो, क्योंकि यहां आप लोगों को जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, कंटेंट, वो आपके भविष्य को देखते हुए, इतनी सारी गर्मी के अंदर भी, इतनी गर्मी हो रही है उसमें भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग इसका फायदा लो, है ना। आपस में बातें कम किया करो। तो यहां आपको ध्यान रखना है। अब देखो सवाल क्या है वो समझना है आपको। आपसे ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें किस राज्य की राजधानी सबसे दूर है। सबसे नजदीक तो कौन सी हो गई, रांची। अगर ये गलती से ये पूछ लिया सबसे दूर किसकी है, तो आपको याद रखना है सबसे दूर किसकी हो जाएगी, राजस्थान। और राजधानी क्या है इसकी, क्या है राजधानी, जयपुर। तो राजस्थान की जयपुर जो राजधानी है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक क्या होगी, दूर होगी। क्या होगी, ये दूर होती है। लास्ट में और सवाल देखो, कर्क रेखा से संबंधित जो सवाल है वो क्या होगा। जब कर्क रेखा राजस्थान से होकर के निकलती है तो बांसवाड़ा के अंतर्गत शहर कौन सा याद रखना है, तो जिला याद रखना है भाई, बांसवाड़ा। कौन सा याद रखोगे, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत कर्क रेखा को एक नदी है, नदी का नाम कौन सा होगा, नदी का नाम है माही नदी। अरे माही नदी 2 बार क्या करेगी, काटती है। किसको, अरे किसको काटती है, तुझे नहीं काटेगी ये, किसको काटेगी, तो फिर भाई ये 2 बार काटेगी। किसको 2 बार काटती है, तो 2 बार कर्क रेखा को। किसको काटेगी, तो ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। सवाल साधारण सा है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही। राजस्थान का एग्जाम देंगे, कौन से जिले में, बांसवाड़ा में। कौन से में काटेगी, तो ये कर्क रेखा की भारत में अवस्थिति थी। इससे अलावा जो भी हम लोग कर्क रेखा का वैश्विक वितरण पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर में, तब हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग एक बार इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से करेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या लिख भी लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो ये कर्क रेखा थी जो कि भारत के अंतर्गत किस प्रकार से इसकी स्थिति पाई जाती है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इसका थोड़ा सा राजस्थान में भी बता दिया कि राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में माही नदी इसको 2 बार काटेगी, बांसवाड़ा के अंतर्गत काटती है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप जब राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि एक रेखा होती है, वो रेखा क्या कहलाती है, तो वो भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा के नाम से इस रेखा को जाना जाता है। देखो ये मानक समय रेखा क्या होती है, मानक समय रेखा जो होती है वह समय का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग यदि भारत में बात करें तो भारत के अंतर्गत मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को ये पढ़ाया भी है कि भारत के अंतर्गत जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है इसका, इस विस्तार के आधार पर यदि हम लोग बात करें
तो समय के निर्धारण के लिए हम लोग देशांतरों का प्रयोग करते हैं, और देशांतरों का प्रयोग जब करेंगे तो यहां हम लोगों ने बात करी थी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर था, जबकि भाई प्यारे बच्चों यहां हम लोगों ने पूरब में सबसे जब बात करी थी तो यहां 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था। देखो एक बार, जब हम लोगों ने यहां बात करी थी तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97, यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों में, और 30 डिग्री का अंतर है तो हम लोगों को समझना भी चाहिए कि 30 डिग्री जब देशांतर का अंतर है तो समय में भी तो अंतर होगा। समय में अंतर कैसे होगा? हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर चक्कर लगाती है तो वह चक्कर लगाने में अगर हम लोग बात करें 360 डिग्री जब घूमने में वह पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। भाई 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। कौन ले रही है भाई? पृथ्वी। 300, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 में 24 घंटे का समय, मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और भी मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊं तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय ले रही है। तो प्यारे बच्चों यहां हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 24/360 डिग्री का समय लेगी। जब डिग्री का घंटे में भाग देंगे तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 60 का गुणा कर दिया जाए तो ये मान हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट मिनट में हो गया तो 60 से 360 कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब 6 से अगर मैं 24 को काट दूं तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। ये चीज अगर समझ में आ गई होगी तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकता हूं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अरे जब 1 डिग्री में देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 30 गुणा 4, तो मैं कहूंगा 120 मिनट। आप फिर से कमेंट करके कहोगे कि सर कितना? 2 घंटे। यही तो होगा। तो ये तो बात फिक्स हो गई कि यहां के समय में और सबसे पूर्वी बिंदु के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। जब 2 घंटे का अंतर होगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त में भी तो अंतर होगा। अरे यहां सूर्य का उदय 2 घंटे पहले हो जाएगा। कहां से? यहां से। तो सूर्यास्त भी 2 घंटे पहले हो जाएगा वहां पर, जबकि भारत में ही दोनों स्थान है। तो इनको बचाने के लिए, इनके समय के अंतर को दूर करने के लिए भारत या प्रत्येक देश अपने यहाँ मानक समय रेखाओं का निर्धारण करता है। अब ये देखो मानक समय रेखा, जब भारत की हम लोग बात करेंगे कि भारत ने जो मानक समय रेखा बनाई तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मानक समय रेखा जो है, इस मानक समय रेखा को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, या इसको हम लोग जैसे कहें तो मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के द्वारा 82 डिग्री 5 मिनट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा बनाया गया। देखो इधर में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। यानी कि ये वो रेखा है जो संपूर्ण भारत के समय को प्रत्येक स्थान पर एक समान बनाए रखने का कार्य करती है।
अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सपोज मैंने ये लाइन खींच दी और ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर आना चाहिए सभी का कि ये सर लाइन जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मैंने ये लाइन खींच दी तो आपने आंसर दिया कि सर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो अब मैं कहूंगा कि देखते हैं, चलो हम ये कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है ये भी तो देख सकते हैं। जब राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कौन से राज्य में आएगी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग कहेंगे सर ठीक है, उत्तर प्रदेश से जब ये जा रही है तो इसके बाद ये कहां जाएगी, तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये उत्तर प्रदेश से कहां जाती है, मध्य प्रदेश में। फिर कहां जाएगी, तो फिर आपका आंसर आएगा कि सर मध्य प्रदेश से ये कहां जाएगी, छत्तीसगढ़। देखो यहाँ पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य तो यही होता है कि आप सीखो और मैं आपको सिखाऊं, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप भी बोलो, है ना। जहां जो बैठा हुआ है वो वहीं बोलना स्टार्ट करेगा। देखो सबसे पहले हमने कहा ये कहां से चली, उत्तर प्रदेश में, भारत में। उससे पहले कौन से देश में, छोड़ो उसको, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कहां आएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अरे इसके बाद तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो इसके बाद ये कहां जाएगी, ओडिशा। और ओडिशा के बाद फिर कहां जाएगी ये, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। अब मैं आपसे साधारण सा सवाल पूछ सकता हूं कि बताओ भाई भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से। अरे आंसर होगा आपका कितने से गुजरी, 5 राज्यों से। अब हम लोग देखेंगे यार ये मानक समय रेखा, चलो ठीक है, भारतीय की समय का निर्धारण कर रही है, प्रत्येक स्थान पर एक जैसा समय होना चाहिए, ये हमें बना करके ये रेखा देती है। तो इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। तो मुख्यालय कहां पर है, तो पहले राज्य पता होगा, तो राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। अब देखो मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय आपको बताना है नैनी। और नैनी जो पड़ता है ये कहां पड़ेगा, मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहां पड़ेगा, तो नैनी कौमा मिर्जापुर ये आता है भाई प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, तो आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट कमेंट करके सभी बताएंगे कि प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या है। नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज से ये रेखा गुजरती है। ये पॉइंट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां इसका क्या है, तो यहां इसका मुख्यालय, यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय की बात कर रहे हैं नैनी, मिर्जापुर। या तो हम लोगों ने बात करी थी कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आपको मुख्यालय बताना है कि इसका मुख्यालय नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज। हम लोगों ने बात करी थी कि प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या है, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया, कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया कि प्रयागराज का प्राचीन नाम या पुराना नाम जो था, अभी इसका चेंज किया, तो इसका नाम जो था वो क्या है, इलाहाबाद था पहले। इसी को हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, प्रयागराज रखा। तो यहां हम लोगों ने मानक समय रेखा। अब एक सवाल आपको ये याद रखना है कि जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है। और आप लोगों ने पढ़ लिया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारत अपने समय के निर्धारण के लिए करता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि इस रेखा का प्रयोग और कौन सा देश करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत के साथ साथ श्रीलंका जो है, श्रीलंका के द्वारा मानक समय रेखा के रूप में, मानक समय रेखा के रूप में प्रयोग, तो इसका प्रयोग भारत भी करता है और श्रीलंका भी करता है। इसका मतलब है कि भारत का समय और श्रीलंका का समय दोनों का एक समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही रेखा के द्वारा दोनों देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। जब भारतीय की बात कर ली तो एक सवाल और यहां हम लोग बात करें, आपसे ये पूछे कि विश्व का समय किसके द्वारा होगा, तो आपका सवाल का आंसर यहां देख लेते हैं हम लोग कि विश्व में जो समय का निर्धारण होता है वो कौन सी रेखा करेगी, तो 0 डिग्री देशांतर।
0 डिग्री देशांतर रेखा वह रेखा होती है जिसके द्वारा विश्व का, कहां का भाई, तो जिसके द्वारा विश्व का समय निर्धारित होता है। इस कारण इस रेखा को जीएमटी रेखा या फिर विश्व समय या विश्व लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो ये रेखा विश्व के समय का निर्धारण करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में लंदन, ये कहां पर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में ग्रीनविच वेधशाला में किया गया था और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है 0 डिग्री देशांतर का। तो ये आपको मानक समय रेखाओं से संबंधित तथ्य याद रखने हैं कि भारत के मानक समय रेखा या भारत के समय का निर्धारण करने के लिए भारत के द्वारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग श्रीलंका भी अपने समय के निर्धारण में करता है। भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसको दूर करने के लिए कि समय में 2 घंटे का अंतर नहीं हो, इसलिए ये मानक समय रेखा बनाई गई। मानक समय रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे गुजरेगी और इसका मुख्यालय नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज में। तो ये बातें हम लोगों ने करी कौन सी रेखा की, मानक समय रेखा की। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी, तो इससे पहले हम लोगों ने बात किसकी करी थी, तो मानक समय रेखा के साथ साथ इससे पहले हमने देखा था कर्क रेखा की भारत में स्थिति। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे, तो ये भारत की मानक समय रेखा थी, यह भारत में कर्क रेखा की स्थिति थी। तो आपने जैसा कि ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी और मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा भी था कि आज हम लोग इस टॉपिक का समापन करेंगे, क्योंकि कई क्लासें हो गई है इस टॉपिक के अंतर्गत। जितना आपके एग्जाम से संबंधित बातें थी, जहां से एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सारी चीजों को मैंने इन क्लासों के माध्यम से देने का प्रयास किया। तो आपको ये क्लास है अगर अच्छी लग रही है तो आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। इसके बाद मेरे भाई देख क्या बात करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग भारत के सामान्य परिचय में देखेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, तो देख भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहां यदि हम लोग बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल से संबंधित तथ्यों में देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर, ये तो पूरे टोटल भारत का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल यदि हम लोग बात करें कि भाई विश्व का या विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2.4%। देखो फिर से एक बार, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर, तो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और यही यदि हम लोग बात करें कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका स्थान विश्व में जो है वो कौन सा स्थान होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 7वां स्थान है। और इसके साथ साथ यदि आपसे ये पूछ ले कि प्रथम स्थान किस देश का है, तो वहां आपको याद रखना है कौन से देश का होगा, रूस का होगा। यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल भारत है
ओनली 2.4 पर। इसी से हम लोग तुलना अगर करें, यही हम इसकी तुलना किससे करें, अगर हम लोग इसकी तुलना करें और तुलना किससे करें, जनसंख्या से। अगर हम लोग इसकी तुलना जनसंख्या से करते हैं और जनसंख्या से जब बात करेंगे तो अभी तो हम लोग किसको लेंगे, तो 2011 की अकॉर्डिंग किसके चलेंगे हम लोग, तो जनसंख्या में अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार बात करेंगे। और आपने पढ़ा था कि भारत की 2011 की जो जनसंख्या थी वह लगभग कितनी थी, 121.05 करोड़। अरे 121.05 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या थी 2011 में। अब तक तो जनगणना हमारी 21 की आ गई होती, लेकिन कोरोना की वजह से इस जनगणना के कार्य को पोस्टपोन किया गया। और आपने जैसा पढ़ा होगा कि इस बार की जनगणना जो होगी वह भारत की पहली जनगणना होगी जो कि पेपरलेस होगी, जिसे किसी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। और इस मोबाइल ऐप के अंतर्गत 24 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होगा। अभी कुछ ही समय में ये ऐप आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और बेसिक्स जानकारियां सभी आप इस ऐप के माध्यम से देंगे और वहीं से आपकी जनगणना हो जाएगी। तो ये 21 की जनगणना आपको ध्यान रखनी है। अब 121.05 करोड़ है। आपने पढ़ा कि ये जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, तो विश्व की जनसंख्या का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, तो ये 17.5% है। अब आप लोगों को एक चीज आज समझ में आ जाएगी, और वो कौन सी समझ में आएगी, आज के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे उस चीज को, और न आप उस सवाल को किसी से करेंगे। जिस सवाल को आप आज तक करते थे उस सवाल को आप कभी किसी से नहीं करेंगे। शिक्षित वर्ग आज जान जाएगा कि वास्तव में ये समस्या समाप्त होगी या नहीं होगी। और जनसंख्या की दृष्टि से, अरे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों पहले स्थान पर कौन है, तो यहां चीन होगा। अरे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, कुल क्षेत्रफल के 2.4% पर भारत और कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में। मुझे ये बताओ, क्षेत्रफल इतना कम, जनसंख्या इतनी ज्यादा। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बेरोजगारी समाप्त नहीं हो रही, सर ये गरीबी समाप्त नहीं हो रही, या कुपोषण की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही, या प्रदूषण की समस्याएं समाप्त तो नहीं हो रही। इन सबके पीछे कारण यही है कि क्षेत्रफल तो कम है, जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। जिस कारण आज कहते हैं ना कि आज वर्तमान समय में अगर कोई बेरोजगार है तो वह बेरोजगार पढ़ा लिखा होगा। आज एक तथ्य बनके कंटेंट बन चुका है कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो शिक्षित बेरोजगार है। क्यों है? क्योंकि गैर बिना पढ़ा लिखा तो शुरू से यही सोचता है कि मैं 2 रुपए कमा सकूं, तो वो तो बेरोजगार है ही नहीं। लेकिन पढ़े लिखे की मैं कहानी बता देता हूं आपको आज, कि जब कोई पढ़ा लिखा होता है तो वो 16 साल तक तो इंतजार करता है मेरे भाई कि मैं 12th कर लूं। उसके बाद 19 साल तक करता है कि मैं एयरफोर्स नेवी को ज्वाइन कर लूं। उसके बाद 23-24 तक कहता है कि आर्मी पुलिस में जाऊं। 24 के बाद कहता है कि तैयारी तो बहुत कर ली, अब एसआई को भी देख लेते हैं। और जब मालूम चलता है कि 27 की उम्र हो गई है, ओवर एज हो चुके हैं, तो वो कहता है कि मैं बहुत पढ़ लिया, अब तो आरएएस ही क्या होगा, बनूंगा। और जब आरएएस का इंतजार करता है तो उम्र हो जाती है 32, फिर कहता है अब शादी कर लूं, तो 32 साल की उम्र तो हमारे भारत में यही निकाल देते हैं। अब वो क्या करेगा? 50 साल की आज व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा है, 50 साल पर तो राम राम सत्य होने लग जाती है आज की जनरेशन की। तो आप लोग सोच सकते हैं, इसलिए जो करना है वो तन मन से करना है। धन तो घर वाले दे ही रहे हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, तन मन आपका होना चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये क्षेत्रफल। अब एक चीज और यहाँ देख लो, वो चीज क्या है भाई, देखो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो भारत के अंदर आपने पढ़ा होगा
कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक किसका है? राजस्थान। इसको अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन जब सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं बता ही देता हूं आपको। और न्यूनतम की बात करें तो किसका होगा भाई? कमेंट करके एक बार बताओ सभी, सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा? न्यूनतम। तो न्यूनतम में कौन आएगा बताओ भाई? सर्वाधिक क्षेत्रफल तो राजस्थान का हो गया। मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, तब तक इधर की बात कर लेते हैं। यदि मैं जनसंख्या में बात करूं, सभी कमेंट करेंगे एक बार, है ना? तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। जनसंख्या ये हो गई। तो इसका जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया उसे देखते हुए, तो सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा होगा? गोवा। किसका होगा? गोवा का होगा। तो ये हमारा भारत का सामान्य परिचय था। इस क्लास को आज की को हम लोग यही विराम देते हैं। इस दौर में मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए, और आपका उद्देश्य होना चाहिए कोरोना के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो सभी लोग इस क्लास को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करें ना, लेकिन आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है? थैंक यू।